3 और 7। Consider the situation shown in figure. The frame is made of the same material and has a uniform cross-sectional area everywhere. If amount of heat flowing per second through a cross-section of part A is 60 joule, the amount of total heat taken out per second from the end at 50 degree. अच्छा, तो यहाँ ऐसा हो रहा दरअसल, यहाँ से एक तरह से जो करंट यहाँ से जा रहा है I1 वो है dQ1/dt और वो 60 जूल दिया हुआ है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये 50 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी दिया, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, सेम ही मटेरियल है यानी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। तो यहाँ से जो हीट जा रहा है वो मान लेते हैं I2 है जो कि dQ2/dt है, यानी अपने को टोटल ये चाहिए कि यहाँ से I जो आ रहा है वो dQ/dt है, यानी I = I1 + I2, ये अपने को चाहिए। ठीक है, अरे यार क्या हो गया। तो यहाँ का टेम्परेचर मैंने मान लिया कि T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है V = IR, यहाँ V मतलब है यहाँ T1 - T2। तो पहले R1 निकाल लेंगे, R1 हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है यहाँ देखो 10 60, यानी 60 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई K × A। फिर है हमारे पास में, क्योंकि R1 ये ऊपर वाला ले रहा हूँ, R2 नीचे वाला है, तो हो जाएगा 50 × 10⁻2 बाई KA। तो यानी हमारे पास I1 मिल गया अपने को T1 - T2 बाई R1 और I2 मिल जाएगा T1 - T2 बाई R2। R1 R2 यहाँ मिल गया अपने को। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यानी इसका मतलब है कि I जो होगा वो I किस किस के इक्वल है देखो, तो I हो जाएगा हमारे पास में 50 - T1 डिवाइडेड बाई यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, इसको जो यहाँ का रेजिस्टेंस यानी इसको भी R मान लेता हूँ और इसको भी R मान लेता हूँ मैं, ये तो R2 है, तो ये R हो गया इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा T2 - 0 डिवाइडेड बाई R। तो R से तो R कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, एक तरह से T1 + T2 मिल रहा है, और तो कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। देखो कहाँ से, ये एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास में, एक तो ये यहाँ से T1 - T2 है ना, दोनों का ऐड करोगे, I1 + I2 का ऐड करके इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको देखो T1 - T2 का एक रिलेशन मिलेगा और यहाँ से T1 + T2 का रिलेशन मिल गया, दोनों में से T1 या T2 निकालो, इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में कर लोगे अब। हेलो, एक मिनट, क्या बोला आपने लास्ट में? मैंने तो इतना ही बोला कि ये देखो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, यहाँ से ये T1 + T2 आपको 50 मिल रहा है यहाँ। हाँ सर। तो एक इक्वेशन ही हो गई, और एक इक्वेशन ये, यहाँ से I1 की वैल्यू रखोगे, इसमें एक I2 की वैल्यू रखोगे, और I को क्या लिख दोगे आप, या तो ये लिख दो T2/R लिख लो, इन दोनों को मिला के I। तो यहाँ से T1 T2 का एक रिलेशन मिलेगा ना यहाँ से भी, और T1 T2 का एक रिलेशन ये, तो दोनों से T1 T2 निकाल लोगे, किसी एक में पुट कर दोगे ना।
हाँ हाँ नहीं ठीक है, समझे? समझ गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 में नहीं है क्या डाउट? तो फोर्थ वाला एक बार बताओ। इसका फोर्थ ठीक है। पार्ट 3 का ना। पहले 7 कर लेते हैं। A cylindrical rod of length 1 meter is fitted ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ये 17 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिटेड। इसकी जो लेंथ है L इक्वल टू 1 मीटर है। A large ice fitted between a large ice chamber at 0 degree Celsius and an evacuated chamber maintained at 27 degree Celsius। यानी इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। As shown in the figure, only small portions of the rod are inside the chambers and the rest is thermally insulated from the surrounding. The cross section going into the evacuated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it। यानी यहाँ तो इसका मतलब पहले तो ये निकाल लेते हैं dq by dt। किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे? क्योंकि रेडिएशन की बात कर रहा है तो सिग्मा मतलब एरिया इसका जो भी होगा एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन इसका इनटू सिग्मा और ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है। ई की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 300 का होल टू पावर 4 रेडिएशन में माइनस। लेते हैं ना। हाँ ये रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये इतनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब यहाँ इसमें गेन कर रहा है, वही हीट तो ये ट्रांसफर करेगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा लेकिन यहाँ के ए 17 माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल ना। सॉल्व कर लो, ऐसे तो है कैंसिल आउट हो गया। तो क्या पूछ रहा था? थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो मिल जाएगा आपको, एल दे ही रखा है। ओके तो ऐसे करना था। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ गया। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताना है ना। हाँ The solar constant is the amount of heat energy received per second per unit area of a perfectly black surface. The solar constant is the amount of heat energy received per second per unit area of a perfectly black surface placed at a mean distance of Earth from the sun. यानी intensity एक तरह से। In the absence of Earth's atmosphere, the surface being held perpendicular to the direction of sun's rays, its value is this one. If the solar constant for the Earth is S, the surface temperature of the sun diya by T Kelvin है, D is the diameter of the sun, R is the mean distance of the Earth from the sun, the sun subtends a small angle theta at the Earth, then correct options is R। चलिए करते हैं। तो ये सन है और अर्थ इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये एंगल थीटा है। इसके ये जो रेडियस अगर आ रहे तो 2r है, सॉरी इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये हो जाएगा और ये डिस्टेंस r दिया हुआ है। इसकी पावर p है, इसका टेम्परेचर t है। ये जो इंटेंसिटी यानी जिसको ये s बोल रहा है वो दरअसल p बाई 4 पाई r स्क्वायर है। तो p कितना हो जाएगा, ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4।
तो एक तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में, रख दो यहाँ। तो S इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द सन है, तो यहाँ से ये कैपिटल D है, यानी R की वैल्यू मिल गई। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो S इक्वल टू क्या हो गया, D/2 का होल स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तुम्हारे पास ये आंसर आना चाहिए। कितना आ गया भाई, ये D स्क्वायर सिग्मा T2 पावर 4 बाई 4 R स्क्वायर इक्वल टू S। मैच कर रहा है कोई, गड़बड़ कर दिया गया। अच्छा, थीटा की टर्म में, तो इस थीटा की टर्म में तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो अब आप इसको क्या लिखोगे, अब D बाई कैपिटल R इक्वल टू थीटा लिखोगे ना। तो D बाई R यानी कितना आ गया, यानी S इक्वल टू आ गया सिग्मा T2 पावर 4 बाई 4 थीटा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है एक तो, और एक ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, क्योंकि ये आ रहा था। बस यही है, बाकी तो मैच नहीं कर रहा है। समझ में आया? हाँ। बाकी और भी डाउट है इसमें? नहीं तो पार्ट 4 भी हो गया, उसमें भी डाउट हो तो पूछ लो, भी कर ही लेते हैं। किया कि नहीं किया भाई आप लोगों ने? हाँ। कर लिया भाई सबने? अभिषेक कर लिया? हाँ सर। मुझे कोई डाउट ही नहीं। ओमकार? हाँ सर। कर लिया क्या है? हाँ, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया? पार्ट 4 बचा है इसका, हीट ट्रांसफर। पार्ट 4 नहीं किया? वो पार्ट 2 में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम गया इसलिए। तो काफी टाइम पहले हो गया था टॉपिक तो। सर और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल्स वगैरह भी कर रहा था, तो एग्जांपल्स में एक दो ठीक है। डाउट है वैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेक्शन ए बी क्या? हाँ सर, सेक्शन ए भी हो गया है। हाँ, वो हो गया। हाँ सर। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का हो गया। हाँ सर। हाँ सर। डाउट है किसी को उसमें? सर उसमें नहीं है ए सर। में आपको सेक्शन बुकलेट एक मिल में। गया क्या उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? हाँ सर। हाँ सर। किसी एग्जांपल में डाउट हो? सर 37 में है। थर्टी सेवेंथ और 38 में है सर। चलो बताता हूँ। थर्टी 37 में है, ये तो क्लास में तो डिस्कस किया था ये क्वेश्चन तो। नहीं सर, 37 नहीं, 38 है सर, 38। क्लास का नोट्स देख लिया। 38 भी तो था ना। चलो बता देता हूँ वैसे। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? हाँ सर। तो फिर लास्ट क्लास में डिस्कस तो किया था मैंने एग्जांपल 38 भी। 38 में सर वो बस चार्जेस का मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे पॉइंट बी की बात की, पॉइंट बी हाँ। का समझ में नहीं आ रहा। उसमें मतलब क्यू वाला प्लेट है वो उसको पुश करेगा ना राइट साइड में, पर करने तो -2 वाला अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसका वो पॉजिटिव कैसे ले गए, क्योंकि -2q इंटू आई कैप ना। यहाँ देखो आप, इसका कितना है क्यू, ये कितना है -2q, ये कितना है 3q। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। बी की बात कर रहे हैं आप, तो इस प्लस की वजह से, यानी क्यू की वजह से
इधर होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, मतलब Q बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप होगा। इस -2Q की वजह से भी इधर ही होगा, तो +2Q बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। 3Q की वजह से किधर होगा, तो -3Q बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ए बी वेक्टर आ गया ना, नहीं समझे अभी भी? सर पर वो -2Q का चार्ज, उसको तो माइनस में लेंगे ना। बिल्कुल माइनस में लेंगे, तो माइनस से तो बेटा उसकी वजह से उधर ही तो हो रहा है, बता तो रहा हूं मैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके साइड ही तो होता है ना। अच्छा हाँ हाँ तभी हाँ समझ गया, तभी ठीक तो है सर। मैग्नीट्यूड लिया ना, फिर मैंने हाँ डायरेक्शन हाँ पता चल हाँ गई ना मुझे, तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा ना मैं। हाँ हाँ सर समझ गया। अभी क्लियर है? हाँ सर ठीक है ना। और 37 बताऊं? समझ गया। चलो पहले इसको और कर लेते हैं, आज इस स्फीयर का कैसे निकालते हो कर लेते, ताकि बाकी जो क्वेश्चन हो आप कर लेंगे। तो सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि मतलब जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है वो हम लोग गॉस लॉ से करेंगे ना। हाँ, मतलब इस स्फीयर वाले जितने भी क्वेश्चन है। हाँ वो दिया हुआ था एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए गॉस लॉ पहले पढ़ लेंगे एक्सरसाइज हम में भी डाउट। एक्सरसाइज में। चलो बता देता हूँ कौन से वाले पार्ट में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कौन सा? सेक्शन ए में हाँ, कौन सा क्वेश्चन? कौन सर सा क्वेश्चन? A9 और एक A7। A7 और A9 और B2 भी है, ठीक है। अच्छा, आपको तो मिल गया ना थ्योरी पार्ट। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर A7, ये क्वेश्चन है,
The distance between two fixed positive charges for E and E is L. How should a third charge Q be arranged for it to be in equilibrium? तो इसने कहा कि ये फिक्स है, ये फॉर E है और ये E है. How should a third charge be arranged for it to be in equilibrium? Under what condition will equilibrium of the charge be stable for displacement on the line joining for E and E or all it will be? देखो पहली बात तो ये है कि अनस्टेबल होगा. इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम हमेशा एक सिंगल चार्ज का क्या होता है, अनस्टेबल होता है. पॉइंट हमने बात किया था. तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है कि यहाँ ये इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता, यहाँ ये इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों पुश करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं. लेकिन यहाँ कहीं ये इक्विलिब्रियम पर रह सकता है, जहाँ इस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा. तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं x है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस x है. इस पर फोर्स क्या होगा, 0. तो ये मान लेते हैं कि ये P1 पॉइंट है, तो E P1 हमारे पास 0 होगा. तो ये आ जाएगा E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस, मतलब ये माइनस होगा, सेपरेट कर दिया मैंने. तो 4 पाई L माइनस x का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी. लेकिन ये तो उस केस में है जब ये पॉजिटिव चार्ज है ना. मान लो नेगेटिव चार्ज हुआ तो है ना. एक मिनट, पहले क्या कह रहा, कहाँ बताना है अपने को. Distance between two fixed positive charge, how should a third charge be arranged for it to be in equilibrium? Under what condition will equilibrium of the charge Q be stable for displacement on the line joining for E and E और अच्छा, इनके बीच में एक बात और क्लियर कर देता हूँ. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इसने मेंशन नहीं किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना, इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही है. लेकिन अलोंग द लाइन अगर ऐसे डिस्प्लेस किया इसको, तो इसका क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना. तो ये आप अगर ये इसने कहा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, तो मैं कहूंगा स्टेबल है. अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, अनस्टेबल है. अलोंग द जेड एक्सिस क्या है, अनस्टेबल है. लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, ये स्टेबल है. ये बात समझ में? हाँ सर. अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता तब ये स्टेबल नहीं रहेगा. नेगेटिव चार्ज अगर हुआ तो जैसे आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे राइट में, तो ये इधर क्या करेगा, इधर ही मूव कर जाएगा. और अगर मान लो आपने इधर डिस्प्लेस किया तो इधर ही मूव कर जाएगा. तो अलोंग द एक्स एक्सिस वो अनस्टेबल है. अलोंग द वाई एक्सिस वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस स्टेबल हो सकता है, क्योंकि अगर उस पर हमने डिस्प्लेस किया तो अगर नेट फोर्स इधर बन जा रहा है तो वो स्टेबल हो सकता है. लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस तो अनस्टेबल है. ठीक है, क्लियर है. लेकिन अगर ये कहा जाए कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो वो भी अनस्टेबल ही है, स्टेबल नहीं है. लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस वो स्टेबल हो सकता है, उसका भी नहीं कह सकते. लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस तो वो अनस्टेबल ही है. क्लियर है? हाँ सर. अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. अगर मान लो पॉइंट को यहाँ रखते हैं, तो पॉजिटिव का तो मैंने समझा दिया, इधर चला जाएगा. है नेगेटिव होता तो नेगेटिव भी क्या करता, दोनों अट्रैक्ट करते इधर चला जाता है. तो इसका मतलब है कि इधर तो कहीं भी, इधर भी नहीं हो सकता, ये साइड भी, लेफ्ट साइड में भी नहीं, राइट साइड में भी नहीं. यानी इन दोनों के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट है जहाँ नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी इक्विलिब्रियम हो सकता है. ठीक है, तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट हमारे पास में A9. सर हाँ बोलो. पूछना था, ऐसे किसी केस में SHM का पॉसिबिलिटी होता है ना, मतलब. हाँ तो है ना, पॉजिटिव जो चार्ज है ना, उसको अगर आप डिस्प्लेस करोगे तभी तो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो SHM करेगा, कर सकता है अगर x की वैल्यू काफी स्मॉल होगी तो. हर कंडीशन में करेगा जरूरी नहीं है. ठीक है. हाँ सर, समझा. A9 ये तो क्लास में भी करवा देता मैंने यार. Two charge particles A and B each having a charge Q are placed at distance d apart.
एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है. Where should a third particle of charge q be placed on the perpendicular bisector AB? है ना, ये जो डिस्टेंस है ये d/2 है, तो ये भी d/2 है, ये A और ये B है. So that it experiences maximum force. तो यानी यहाँ कहीं होगा, मान लो कि डिस्टेंस मान लेते हैं y है, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा. सिमेट्री है तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी एफ होगा और ये भी एफ ही होगा. तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 2f cos थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना. तो 2f cos थीटा, ये f नेट होगा. तो 2 इंटू यानी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यानी y बाई हो जाएगा 3/2. डिफरेंशिएट कर दो, y के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लोगे, तो 0 पुट हाँ कर सर, दो. ठीक है ऐसे करना था. नेक्स्ट B2. सर. एक मिनट सर, वो कॉपी नहीं किया. हाँ सर, हो गया. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है, इन प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. तो आप देख रहे हो कि इधर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर और ये नेगेटिव चार्ज है. मतलब कहने का यहाँ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और इस डायरेक्शन में है. Uniform electric field is created between two parallel charge plates as shown in figure. An electron enters the field symmetrically. Symmetrically मतलब यहाँ से मिड पॉइंट पर. तो ये जो वेलोसिटी है ये v0 है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो लेंथ है ये l है. The length of each plate दिया. Find the angle of deviation of the path of electron as it comes out of the field. यानी ये इधर है, तो क्या होगा, इसको फोर्स किधर लगेगा, इसको फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, ई. ये तो फोर्स हो गया, बाय एम करेंगे तो ये एक्सेलरेशन हो गया, यानी ए वाई डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स उधर लग रहा है तो क्या करेगा, ये डिवेट हो जाएगा इससे. यानी जब बाहर आएगा तो ये एंगल थीटा है, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा. तो यहाँ इसका एक कंपोनेंट होगा Vx और ये कंपोनेंट होगा Vy. Vx तो V0 ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. और T इक्वल टू क्या होगा, यहाँ L/V0 होगा कि नहीं होगा. पर प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था ये. तो Vy क्या हो जाएगा, तो किसी टाइम मिल गया, तो Vy क्या हो जाता है, यानी Uy प्लस Ay इंटू टी, ये तो 0 ही है, तो हो गया E/m इंटू टी L/V0. ये Vy आ गया, तो हमारे पास में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, Vy/Vx होगा. इस तरह से कर लेंगे. बात समझ में आ गई. हाँ सर. तो आ जाएगा आंसर. ठीक है. मैंने आपको फ्लक्स पढ़ा दिया था ना, और फॉर्मूला बताया था बस, है ना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम बात कर रहे थे कोई भी सरफेस अगर होता है और ये इसका ds वेक्टर है और ये E वेक्टर है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है d फाई, वो हमारे पास में
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर है, यही था, है ना। इसको इंडिकेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता ही है। तो पहले प्लेन सरफेस के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं प्लेन सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब है कि हर एरिया क्रॉस सेक्शन, हर स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन की जब हम हर स्मॉल एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो उसके जो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, पूरे प्लेन के लिए सेम होगी, है ना। इसलिए पहले प्लेन सरफेस को समझ लेते हैं। तो मान लो जैसे कि मैं पहला केस लेता हूं कि इफ थीटा इक्वल टू अगर 0 है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, ये लिख लो पहले फिर बताता हूँ मैं, इसमें कोई जगह नहीं है इधर। लिख लिया सर। तो थीटा इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो ये प्लेन सरफेस है, और यहां से जो लाइन सेंटर कर रही है वो इस तरह से जा रही है, तो एरिया की डायरेक्शन हर एलिमेंट के लिए अगर आप जाओगे, जैसे इसके लिए अगर आप जाओगे तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, इस वाले एरिया के लिए आप जाओगे इसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। तो यानी एरिया की डायरेक्शन तो यहाँ सब जगह सेम ही है। तो टोटल एरिया जो सरफेस एरिया है वो एस है, मान लो डायरेक्शन इधर है, ई वेक्टर इधर है ही, और एस वेक्टर भी इधर ही हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, और ई यूनिफॉर्म है, अच्छा यहाँ इस केस में मैं यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखोगे कि इस केस में जो फ्लक्स होगा ना वो दरअसल मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और वो क्या हो जाएगा, E इंटू ए, मतलब E इंटू एस आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि E और इसकी डायरेक्शन तो सेम है। पूरे सरफेस के लिए आप इंडिकेट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो ये है कि डी फाई इक्वल टू ई डी एस, और E तो कांस्टेंट है, तो सब जगह इंडिकेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, E को बाहर ले लेंगे तो E इंटू एस, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स है, यानी मैक्सिमम लाइंस यहाँ से इस केस में पास हो रही है। क्लियर है पॉइंट? लिख लो इसको। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखाना ना। हाँ सर हो गया। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा है कि इफ थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो मतलब क्या हो, देखो 90 डिग्री है
तो उस केस में क्या होगा कि मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से, तो आप देख रहे हो कि लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही है क्या? नहीं जा रही है। तो ए इधर है और एरिया की डायरेक्शन इसकी किधर होगी? इधर होगी। तो हर एलिमेंट के एरिया की डायरेक्शन इधर ही है, यानी एस वेक्टर इधर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि कोई लाइंस क्रॉस करके नहीं जा रही है। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो गया फिर, जो कि मिनिमम होगा और वो 0 है, क्योंकि कोई लाइन क्रॉस करके नहीं जा रही है। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर लिखिए। थर्ड केस है, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री है मान लो, है ना। तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि ये हमारे पास में तो लाइंस यहां से ऐसे एंटर कर रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ ये एंगल मैंने मान लिया कि या ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मैं कहता हूँ कि ये थीटा है। ये थीटा मतलब क्या हो, देखो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, तो इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं। तो ये ए और ये डी, ये बी और ये सी। तो मैं कह रहा हूं कि ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है और इसका पूरा सरफेस एरिया ए से। तो आप यहाँ देखो एरिया की डायरेक्शन जो है वो इधर है। तो आप कहेंगे सर एरिया की डायरेक्शन इधर क्यों लिया, पीछे क्यों नहीं लिया आपने? तो देखो अगर मैंने क्या किया, इसलिए एंगल क्या लिया, देखो ना यहाँ 0 और 90 के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस के केस में आप एरिया की डायरेक्शन में से कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मान लो फ्लक्स नेगेटिव भी आता है तो उसको मोड ले लेंगे ओपन सरफेस के केस में, ठीक है भाई। अल्टीमेटली लाइन तो पास हो ही रही है ना उससे, तो नेगेटिव भी आएगा। इसका मतलब आपने एरिया की डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कुछ नहीं है। अल्टीमेटली लाइंस के प्रोपोर्शनल तो है, उस जो फ्लक्स आ रहा है वो कितनी लाइंस वहां से पास हो रही है उसके प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है। तो एस वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ई वेक्टर है। तो आप यहाँ देखो ये एंगल कितना निकल के आ रहा है, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली थीटा, यानी थीटा जो है ई और एस के बीच का एंगल है यहाँ, ठीक।
अच्छा एक चीज और है यहाँ, ये एरिया कितना मिलेगा देखो आपको, ये मिलेगा एस कॉस थीटा ना, तो अल्टीमेटली लाइंस तो केवल इतने पार्ट से तो क्रॉस करके जा रही है। हाँ सर। तभी तो हम लोग यहाँ फ्लक्स क्या लिख लेते हैं, ई एस कॉस थीटा। आप चाहो तो एस कॉस थीटा इंटू ई कर लो, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिव एरिया तो एस कॉस थीटा ही है, उतनी से तो लाइंस क्रॉस करके जा रही है, इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता चीजों को। तो इस केस में फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है, लिख लो इसको भी। सर आपने तो वो दूसरे डायरेक्शन में सरफेस लेने का क्या बोला आपने, डायरेक्शन एरिया का दूसरे डायरेक्शन में लेने के लिए? ले लो, करो आप, अभी आप करो मेरे हिसाब से, लिखो ये एरिया की डायरेक्शन इधर कर दो, इसके जस्ट अपोजिट, जो जो दिया है मैंने उसके अपोजिट करो तो, और ई और एस के बीच में एंगल कितना आ रहा है वो देखो तो। करा आपने? कितना है एंगल? सेम ही आएगा बेटा सेम कहाँ आ रहा है यार, 180 माइनस थीटा आ रहा है, सेम कहाँ आ रहा है? ही आपने एरिया की डायरेक्शन इधर कह रहे हो ना, आपके इधर क्यों नहीं माना सर, तो इधर मान लो ना, चलो इधर मान लेते हैं। हम दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो फ्लक्स कितना आ रहा है, फ्लक्स कितना आ गया यहाँ, ई एस cos 180 माइनस थीटा आ गया, मतलब क्या माइनस ई एस cos थीटा है। मॉड ले लेंगे। अब माइनस तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा था कि एरिया और इसके बीच में एंगल 90 से ज्यादा है, पर लाइन तो क्रॉस करके जा रहे, तो यानी इतनी लाइंस तो इसके प्रोपोर्शनल लाइन तो क्रॉस करके जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ सर। तो यानी ओपन सरफेस के केस में एरिया की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कोशिश से करो कि ई और एस के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। नहीं हाँ समझे? समझा सर। हाँ सर लिख लेना। हाँ सर। एक मिनट रुकिए। अब जैसे ये क्वेश्चन अपने को दिया है, एक एग्जाम्पल 100 देखिए आप। एग्जाम्पल 100 है हमारे पास में, E वेक्टर इक्वल टू 3/5 E नॉट I कैप प्लस 4/5 E नॉट J कैप, और E नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया पैरेलल टू द YZ प्लेन। यानी एक्चुअली देखा जाए तो ये ऐसा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, इस तरह से। ये क्या है, जेड एक्सिस है हमारे पास में, है ना। तो अब इसने कहा कि ये जो एरिया है किधर रखा है, पैरेलल टू वाई जेड एक्सिस, इसका मतलब ये ऐसा रखा है ना।
अब इस केस में एरिया की डायरेक्शन क्या है नहीं मालूम, कुछ भी ले सकते हो, है कि नहीं? तो उसका मॉड ले लेंगे क्योंकि ओपन सरफेस है ना। तो यहाँ एरिया की डायरेक्शन मैंने मान लिया कि चलो इधर है, तो यहाँ एस वेक्टर क्या लिखूंगा फिर मैं 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये प्लेन सरफेस है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट 0.2 आई कैप। तो अल्टीमेटली क्या हो गया 3/5 इंटू 0.2 ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो हो गया 0.6/5 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 1000 हो गया, तो कितना आ जाएगा, यानी आ गया 240, और इसको लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। समझ में आया? क्योंकि ई को क्या लिखते हैं न्यूटन पर कूलाम, और एस का कितना है मीटर स्क्वायर, तो इसकी एस का यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये आंसर है। जैसे 101 ये सब दिया हुआ है। अब जैसे इसमें ये बताता हूँ आपको एग्जांपल 102, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन हर क्या है यहाँ सेम है। हर इस जो भी इसने सर्कुलर जो एरिया बनाया है उसके हर पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो एरिया की डायरेक्शन क्या है यहाँ सेम है। हाँ सर लिख लिया। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास में है 102, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसने कहा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q through the circular region of radius r if the charge is placed on the axis of ring at a distance x। तो ये सर्कुलर रीजन है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये x है, तो ये रेडियस दे रखा, तो यहाँ से लाइंस ऐसे जा रही है, ये लाइंस ऐसे जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं ये बताना कि कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। अगर इसकी रेडियस आर है तो आप देख रहे हो कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस हर पॉइंट पर देखो अलग अलग मिलेगी अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये जो रिंग है जो हमने ये सर्कुलर रीजन बनाया है, तो यहाँ क्या करेंगे आर डिस्टेंस पर जाएंगे,
और dr थिकनेस की क्या करेंगे, एक रिंग बनाएंगे। तो इसकी वजह से लाइन जो है वो यहाँ ऐसे जारी होगी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ये क्यू चार्ज है, तो ये जो आर है और इसकी जो थिकनेस है यहाँ ये डी आर है। तो ये एरिया मिल गया अपने को, यहाँ एरिया मिल गया। तो इस रिंग को मैं ऐसे बना सकता हूँ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो एरिया जो है वो इस तरह से, वो रिंग ऐसी नजर आएगी अपने को। तो आप देख रहे हो कि वो एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो एरिया की डायरेक्शन लेकिन इधर है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, यानी ई cos थीटा इधर आ जाएगा। और ये पूरा एरिया रिंग का कितना मिलेगा, तो 2 पाई r इंटू डी आर इंटू ई cos थीटा, यानी इतना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। और इसको 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में x है ना, तो ये डिस्टेंस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ से अपने को e मिल गया। तो e कितना है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और cos थीटा यहाँ से रख ही लेंगे। समझ में आ गया, कर लोगे इंटीग्रेट। तो यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू भी रखिएगा। cos थीटा कितना, x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी यहाँ, फाई इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला, लिख लो इसको। बात समझ में आ गई भाई? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हम जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। मान लो जैसे कि सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है मान लो, अच्छा लेकिन ये तो गॉस लॉ पढ़ने के बाद ही बताऊंगा, मैं तो बता नहीं सकता। तो वो हमारे पास में हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो
अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है, एक पॉइंट और मैं नोट डाल के लिख लेता हूँ, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर कोई भी क्लोज सरफेस की बात करते हो तो क्लोज सरफेस के केस में ध्यान रखना है कि इसका एरिया की डायरेक्शन जो होगी ना, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड फॉर क्लोज्ड सरफेस। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ये सिलेंडर लिया मान लो मैंने, ये क्लोज है, इसकी एरिया की डायरेक्शन जैसे इसकी इधर होगी और इनकी सबकी एरिया की डायरेक्शन जो है वो जैसे इसकी इधर होगी, यानी सरफेस पे जाओगे तो इधर होगी, सरफेस पे जाओगे तो इधर होगी, इसकी एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। मतलब ऐसा है ना। या जैसे कि मान लो कोई भी ये सरफेस आपने लिया तो यहाँ भी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हर पॉइंट पे जाओगे तो हमेशा बाहर की तरफ लेना, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जाएंगे तो एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया लो उसके परपेंडिकुलर, यहाँ इधर होगी, लेकिन हमेशा क्लोज सरफेस के लिए बाहर की साइड होगी। जैसे इस वाले सरफेस के लिए बात करोगे तो इधर होगी इसके परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। इस वाले सरफेस के लिए बात करोगे तो इधर होगी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए बात करोगे तो इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर की साइड में इसकी डायरेक्शन होगी, एरिया की डायरेक्शन, ये इसमें याद रखना है। ओपन सरफेस के लिए डिसाइड नहीं कर सकते आप। जैसे ओपन सरफेस में अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कप है, कप तो ओपन ही होता है ना। तो ये क्लोज सरफेस नहीं माना जाएगा, ये भी ओपन सरफेस ही माना जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्लोज हो गया, नहीं ओपन ही नहीं इधर से, तो इसका मतलब ओपन सरफेस माना जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट क्या है। क्लोज मतलब पूरा क्लोज, जैसे पूरा सिलेंडर की हम बात करें, जैसे मान लो कोई भी, अगर मान लो आप जैसे क्या कहें, क्लोज सरफेस का मतलब, जैसे क्लोज मतलब कैप, मान लो कोई भी बोतल उसको कैप भी लगा है, मान लो पानी की बोतल उसको कैप लगा, अगर पानी की बोतल उसको ओपन अगर कैप है मान लो, तो वो ओपन सरफेस माना जाएगा, पूरा क्लोज नहीं। लेकिन कैप लगा दिया आपने तो पूरा क्लोज सरफेस माना जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया सर। अब जैसे मान लो कि किसी भी शेप का हमें मान लो ओपन सरफेस दिया हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उन सरफेसेस को हमने मान लो रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर सबका प्रोजेक्शन एरिया अगर हम देखें, अगर वो सेम आ रहा है, पूरे सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया अगर हम लोग देखें वो सेम आ रहा है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसका मतलब सेम लाइंस पास हो रही है, यानी टोटल फ्लक्स क्या होगा इसका मतलब हर एक से सेम होगा। ठीक है, जो मेरे कहने का मतलब क्या, देखो
कि मान लो जैसे कि ये कोई सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है, दूसरा सरफेस मान लो ये लेता हूं मैं, लिक्विडिटी पूरा ही बना दिया मैंने। क्लियर? सर हाँ बोलिए। सर वो जो हमने अभी एग्जाम्पल 102 किया था, तो उसमें हमने जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो क्यू चार्ज जो एक्सिस पे था, तो सिमिलर टू इसके जैसा था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आता है डिस्क से, मतलब डिस्क में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है, इसमें क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो वैसे ही अभी मैं मतलब स्फीयर बोलो, एक सॉलिड स्फीयर है और उसके मतलब किसी एक मतलब उससे दूर एक पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम मतलब निकाल सकते हैं, जैसे दोनों मतलब यहाँ पे भी सेम ही थे, तो वैसे भी हम उसमें बोल सकते हैं क्या सेम ही आएगा कुछ? सेम कहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ तो, वहाँ यहाँ क्यू बाई टू हाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। हाँ वो सिग्मा है, मतलब क्यू बाई ए हो जाता है उसमें। हम्म, तो इसमें भी हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं जैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बाहर के पॉइंट पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो मतलब तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मतलब उससे रिलेटेड कुछ वैसे आएगा क्या? मतलब ऐसा होता है क्या कि हर मतलब जो भी ऐसे ज्योमेट्रिकली मतलब नहीं ऐसा इलेक्ट्रिक तो नहीं फ्लक्स और होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं। कुछ रिलेशन नहीं होता? हम्म 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 हम्म, ऐसा तो कोई रिलेशन होता नहीं। अच्छा ठीक है। तो एक मिनट यार, यहाँ ये मान लो हमने इस तरह का शेप रखा, मान लो ये, लेकिन ये इस तरह से मान लो, या जैसे कि हेमिस्फीयर रखा मान लो, ये सारी ओपन सरफेस ही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबकी रेडियस अगर मान लो सेम है, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी लाइंस इससे क्रॉस करके जा रही है उतनी लाइंस अगर इससे भी क्रॉस करके जा रही है, तो इस केस में आप देखोगे भले शेप कैसा भी है लेकिन सब में लाइन सेम जा रही है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ ये जो रेडियस है इसकी आर है, तो यानी इसका मतलब हुआ कि सब तीनों से लाइन सेम जा रही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो भले ही शेप कैसा भी हो फ्लक्स तीनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी इसका मतलब E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो when same electric lines of force are crossing the different shape of surfaces in uniform electric field,
then electric flux will be same through all the surfaces. Okay, लिख लीजिए. सर सर एक डाउट था. सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. हाँ सर, उसमें एक डाउट था. पूछो. सर वो एक शेप, अगर वो एक शेप देखा जाए उसमें, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहेगा ना, क्योंकि क्लोज सरफेस से और जितने फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है ना. बेटा तो flux कहाँ तो क्लोज फिर- बनाया था मैंने? अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्लोज दिख रहा था आपको? कोई सरफेस बताओ, मैंने बना ना. ओपन सरफेस ही था वो, क्लोज कहाँ दिख रहा था? क्लोज कहाँ बनाया मैंने वो? अच्छा ओपन था क्या? हाँ सर ठीक है. यार देखो ना आप, कैसे सरफेस बनाया था. देखो जैसे ये सरफेस था, ये कैसा सरफेस लग रहा है आपको? हाँ सर ओपन है सर. फिर पहले नहीं दिख रहा था आपको ऐसा? क्लोज में तो जीरो होगा ही, जो भी होगा एंटर करेगा वो तो बताएंगे आपको. तो वो भी बता देता हूँ, चलो मैं आपको. क्लोज सरफेस है, तो अगर मान लो क्लोज सरफेस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स will always be zero net electric flux will always be zero through a closed surface when it is placed in uniform electric field.
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी अगर आप क्लोज सरफेस लेते हो तो जो भी लाइंस यहाँ एंटर करेगी सारी बाहर जा रही है, तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ देखेंगे तो इसका एरिया देखो इधर की तरफ है, यहाँ देखेंगे तो इसका एरिया इधर की तरफ है, एरिया की डायरेक्शन इधर है, इधर देखेंगे तो इधर है। तो एंटर करने वाला फ्लक्स एक तरह से क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा, और बाहर जाने वाला फ्लक्स क्या मिल रहा है? एक तरह से यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। तो ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? मतलब 0 हो जाता है वो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ से जो फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ सर लिखिए। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास में गॉस लॉ, तो वो तो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है सर। ठीक है, सर तो हो गया। मेरे को एक डाउट है हाँ पूछो। सर, मतलब कि ये क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए? क्लोज सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई? जैसे आप मुझे बताओ कि ये सर ये कि ओपन है कि क्लोज है, पूछो आप मेरे से कोई क्वेश्चन आपके। कोई भी आपके दिमाग में आ रहा हो, आप फिगर बना सकते हो ना, यहाँ बनाओ। नहीं सर, मैं बना नहीं सकता। हाँ तो चलो, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है? मैंने जैसे आपको कहा कप, टी कप जैसे होता है, मैंने कहा कि ये ओपन है हाँ सर। है ना? ये क्या है? ओपन है। दूसरा मान लो अगर जैसे आप जिसमें आप चाय पत्ती रखते हो वो डिब्बा ले लो, अगर उसको ढक्कन लगा है तो वो क्लोज सरफेस, उसके ढक्कन को ओपन करो वो ओपन सरफेस, पूरा का पूरा क्या हो गया? ओपन सरफेस हो गया वो। सर नहीं समझे अभी? जैसे मान लो ये हेमीस्फेयर है, अगर मैं डॉटेड लाइन ऐसे है मतलब ये ओपन सरफेस है, अगर मैं इसको यहाँ से भी अगर इसको कर दिया मैंने तो पूरा क्लोज सरफेस हो गया ये। अच्छा सर, समझा। समझ में आया? हाँ सर। ये ठीक है, चलिए फिर, ओके। सर एक हाँ बोलिए। हेलो सर, एक सिलेंडर को मैं क्लोज और ओपन मतलब तभी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन से डायरेक्शन से उसमें आ रहा है। अगर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको तो हमेशा क्लोज सरफेस ही बोलेंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो क्योंकि क्लोज इसलिए बन गया ना, क्योंकि क्लोज इसलिए बन गया क्योंकि जो लाइंस है ना वो इस वाले प्लेन के पैरेलली चली जा रही है,
हाँ तो यानी इससे तो फ्लक्स जीरो ही हो गया ना, तो अल्टीमेटली जो भी ये क्लोज सरफेस अब ये दिख रहा है अपने को, हाँ तब उसको क्लोज ही समझेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, भले ही वो ओपन है, हाँ हॉलो सिलेंडर है, मान लो पाइप है, मान लो ये है ना, तो ठीक है उसका जो सर। बिहेवियर है वो तो ओपन सरफेस की तरह तो नहीं होके क्लोज सरफेस की तरह हो रहा है ना, लेकिन इस समय तो ये है। लेकिन अगर मान लो यही मान लो इस तरह से है कि ये अपने को दिख रहा है कि क्लोज है, लेकिन लाइंस अगर मान लो ऐसे जा रही है क्रॉस करके, तो ओपन सरफेस हो गया ना एक तरह से। ठीक है ना। हाँ चलिए फिर, ओके। बाय सर।